नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने गुजरात के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गुजरात वही स्टेट जिसके नाम पे पूरा का पूरा 2014 का इलेक्शन लोकसभा का लड़ा गया था, यह कहते हुए कि ये एक मॉडल स्टेट है, या मीन्स यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स के उत्पादन हुए और भी बहुत सारा चीज़ बताया गया, जिसके बेसिस पे ऐसा लगने लगा कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है भारत अचानक से जो है मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारा सपना लोग को दिखाएगा कि तो मीन्स काला धन आ जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं बेसिकली जो उस टाइम का सपना दिखाया गया था उस पर बात नहीं करने जा रहा, बस मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ कि अभी के वर्तमान परिस्थिति में गुजरात का क्या स्थिति है और भारत के जितने राज्य हैं उसमें हम गुजरात को कहाँ पाते हैं। किसी भी स्टेट को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसको दो तीन चीज़ पे एनालाइज किया जाता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या स्थिति है, वहाँ पे सर्विस सेक्टर का क्या हाल है, वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या हाल है, प्लस वहाँ पे जो सोशल सेक्टर है उसका क्या स्थिति है, वहाँ के एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होता है, हेल्थ पे कितना पैसा सरकार खर्च करती है, और वहाँ के कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और वहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय कितना है। इसी बेसिस पे किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट को हम लोग मापते हैं। और एक और उसमें चीज़ है कि अगर उस स्टेट का जितना आय है उसमें से कितना प्रतिशत जो है कहीं कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास तो ही नहीं जा रहा, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो नहीं है कि कुछ लोग के पास ही सारा पैसा है और बाकी जितने लोग बचे हैं वो बहुत सारा कम पैसे में जी रहे हैं। जैसे कि अगर आप हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का जो जीडीपी है, माने कुल संपत्ति अगर आप हिंदुस्तान का ले 2020-21 में, तो वो हम लोग अभी के टाइम 148 लाख करोड़ है, 148 लाख करोड़, जिसमें केवल 141 लोगों के पास, मीन्स ओनली 141 फैमिली के पास जो है 56 लाख करोड़ का संपत्ति है। तो मतलब एक सेगमेंट ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है, बाकी बहुत लोग वैसे भी हैं। अगर आप भारत का प्रति व्यक्ति आय देखें तो वो केवल 1.5 लाख रुपया है करंट प्राइस पे, वो भी 1.5 लाख रुपया साल का, मतलब कि 12,000 रुपया औसत लगभग महीना पड़ता है। तो आइए मैं थोड़ा आपको गुजरात के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो जो गुजरात है वो भारत के वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, वो जो उसका पाकिस्तान से भी उसकी सीमा लगती है। अब हम गुजरात का बेसिकली उसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास है गुजरात का। अब हम बात करते हैं कि उसका जीडीपी कितना है। अगर आप कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी लें, मतलब जिसका बेस ईयर 2011-12 है, तो गुजरात का जो जीडीपी है वो लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। ये मैं आपको 2020-21 का डेटा बता रहा हूँ। और अगर आप जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन ऐड कर लें, जिसको हम लोग जीडीपी एट करेंट प्राइस बोलते हैं, वो लगभग 19.5 लाख करोड़ का है जो उसका जीडीपी है 2021-22 में। तो मैंने आपको कांस्टेंट प्राइस पे भी जीडीपी बता दी, और जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस जीडीपी का ये मतलब होता है कि उसमें महंगाई भी ऐड हो जाता है, इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो मैं इसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ कि जैसे भारत का जो है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस वो 148 लाख करोड़ है, और जीडीपी एट करंट प्राइस वो 198 लाख करोड़ है, मतलब ये साल 2021-22 का है। तो ये मतलब कि टोटल स्थिति होती है कि जब इन्फ्लेशन ऐड होता है तो अचानक से वो जीडीपी भी जो है काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, जहाँ तक बात करें गुजरात का एक्सपोर्ट का, तो वो भारत का लगभग एक्सपोर्ट का 20% से ऊपर एक्सपोर्ट गुजरात करता है, जो हमारा एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है। उसके अलावा गुजरात में जो डायमंड्स है, प्रोसेस डायमंड्स का हम लोग अक्सर सुनते हैं, सूरत का नाम आता है, उसमें गुजरात का एक बहुत अहम रोल है। क्योंकि गुजरात के पास बहुत पोर्ट हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सामान को एक्सपोर्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू राजस्थान या बिहार, जो कि कम्प्लीटली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और जिसके पास कोई अपना बंदरगाह नहीं है। इसलिए चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो गुजरात हो, क्योंकि इन सब के पास पोर्ट्स हैं, ये सब समुद्र के किनारे स्थित हैं, इसलिए इनके पास सामान को एक्सपोर्ट करना, जिसको हिंदी में हम लोग निर्यात करना बोलते हैं, वो बहुत आसान हो जाता है। ये तो हो गया हमारा बात गुजरात के जीडीपी का। उसके बाद गुजरात का जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 2,41,000 रुपये है, 2,41,000। वो हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1.5 लाख रुपया। तो मतलब आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि वो लगभग 91,000 रुपया एक साल में इस चीज़ के मामले में वो आगे है जो गुजरात है। फिर जहाँ तक बात है गुजरात के सर्विस सेक्टर का, तो वो भी लगभग 8% की रफ्तार से ग्रो करता है उसका जो सर्विस सेक्टर है। लेकिन उसका सर्विस सेक्टर कर्नाटक और महाराष्ट्र से पीछे है, जो गुजरात का सर्विस सेक्टर है। और जो गुजरात का जो जितना मीन्स जो रिवेन्यू सोर्स है उसमें लगभग 45% जो है वो कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, जो कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो महाराष्ट्र और इन
चीज़ों से आगे है। इसलिए अभी जो कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि लगभग 4 प्रोजेक्ट जो हैं जो महाराष्ट्र से गुजरात चले गए, तो इसी बात पे विवाद उठ रहा था कि ऑलरेडी गुजरात जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो ऑलरेडी महाराष्ट्र से आगे है। तो एक तो आपको महाराष्ट्र से वो प्रोजेक्ट ले जाना नहीं चाहिए, तो वो लगभग 1,80,000 करोड़ का वो चारों प्रोजेक्ट है। और अगर आप ले भी गए वहाँ से, तो आप वैसे स्टेट में ले जाते हैं जहाँ पे कि जॉब्स का कमी है, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। लेकिन चूंकि चुनाव है तो सारा का सारा प्रोजेक्ट उठा के गुजरात में डाल दिया गया। ऐसा जनरल आइडिया यही बात कहता है कि चूंकि चुनाव है सामने, इसलिए ऐसा डिसीजन लिया गया। वरना इतना सारा प्रोजेक्ट को अगर दूसरे स्टेट में जाता तो वहाँ भी जॉब्स का क्रिएशन होता। लोग जो ये 5,000 का नौकरी, 8,000 का नौकरी के लिए लोग जो बिहार से जो है चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड बनने जाता है, तो कोई पेंटर बनने जाता है चंडीगढ़। तो उन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों का ज़रूरत है जहाँ पे कुछ इस तरह का मेजर इंडस्ट्री हो, जहाँ पे जॉब्स का क्रिएशन हो, और लोग इतने कम पैसे के लिए 5,000, 8,000, 10,000, कोई गुपचुप बेचने के लिए महाराष्ट्र गया था जब वो लॉकडाउन में वहाँ से लौट रहा था। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहरहाल ये तो हो गया कि हमारा अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के भी मामले में जो है गुजरात काफ़ी अच्छा है। मीन्स कुछ साल पहले वो 99% था। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि अगर कहीं पे 100% इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ये डेफिनेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम मान लेते हैं कि किसी गांव जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, इसका ये मतलब होता है कि वहाँ का 10% घर में कम से कम बिजली पहुँच रहा है, तो वो मान लिया जाता है कि वो गाँव जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है। ऐसा नहीं कि अगर हम बोलते कोई गाँव जो है उसमें वो इलेक्ट्रीफाइड है मतलब उसके हर घर में बिजली है, ये मीन्स कैटेगरी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सोशल सेक्टर का। तो जहाँ तक बात आया सोशल सेक्टर का, तो लगभग 32 लाख परिवार गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे है। अब आप समझिए कि 6 करोड़ आबादी है, वहाँ पे लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे। एक परिवार में औसतन हम लोग 5 लोग को मान के चलते हैं। उसके अलावा जहाँ तक बात है कि किसान की आत्महत्या का, तो उसमें सबसे खराब स्थान तो भारत में महाराष्ट्र का है, लेकिन गुजरात में भी उसका रेट 7th है, 7वां उसका स्थान है मैंने इनका जो किसानों का आत्महत्या का। और चूंकि अब भारत सरकार 2017 के पास से डेटा ही पब्लिश नहीं करती है कि कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो हम लोग के पास अब कोई वैसा डाटा यहाँ पे है नहीं। आपको मैं ये बता दूँ, जहाँ तक मजदूरी सेक्टर का बात है, तो पूरे इंडिया में ऐसा सर्वे आया है कि अब जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं उसमें लगभग 25% जो है वो डेली वेज लेबरर है। ये दिखाता है कि उनको जॉब का स्कार्सिटी है, या अगर उनको काम भी मिल रहा है, या अगर दिहाड़ी मजदूरी भी मिल रही है, तो उनका अपना जीवन का खर्चा नहीं चल पा रहा है उस तरीके से, या ताकि जिससे वो अपना घर भी चला सकें और कर्जा भी मिटा सकें। उसके अलावा जो गुजरात है, एक जो PM पोषण स्कीम है, जिसको हम लोग मिड डे मील स्कीम पहले कहते थे, तो हार्वर्ड की एक एजेंसी है, उसी एजेंसी ने सर्वे किया है, तो उसमें उसने गुजरात को मिड डे मील स्कीम में 28वां स्थान दिया है। खाने का क्वालिटी से लेकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर 28th रैंक दिया है उसमें हार्वर्ड में। उसमें मणिपुर रैंक 1 है, उसके बाद मिजोरम है, फिर उसके बाद केरल है, और 28वां स्थान इसका है गुजरात का। तो जब भी बात सोशल सेक्टर का आता है, प्लस रघुराम राजन की कमेटी ने एक इंडेक्स निकाला था, कंपोजिट इंडेक्स, उसमें भी उसका रैंक 9 था। उसके बाद जब भी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेते हैं या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेते हैं, ये सब ऐसे इंडेक्स है जिसमें कि सब कुछ जनरली कवर हो जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, या चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो। तो सब में भी गुजरात का एवरेज लगभग 9 या 10th रहता है, मतलब वो लेस देन एवरेज ही रहता है इन सब चीज़ों में। जो हमारा ये सब जो जितने भी स्कीम्स हैं और उसके थ्रू जो हम लोग ये इंडेक्स निकालते हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, तो वो लगभग 9th या 10th, मतलब हमेशा लेस देन एवरेज ही रहा है। तो अगर आप गुजरात का अगर आप बात करें, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में तो वो आगे है, और गुजरात आगे अभी नहीं हुआ है। हम लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता का बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस टाइम में हम लोग पढ़ते हैं कि लोथल था, धोलावीरा था, उस टाइम भी जो है बीड मैन्युफैक्चरिंग ये सब में गुजरात आगे हुआ करता था। तो उसका जो पोर्ट है वो आज से नहीं, वो सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पहले से वो चीज़ एक्टिव है। उसके बाद जो है 1990s में भी गुजरात जो है भारत के ग्रोथ रेट से गुजरात का ग्रोथ रेट आगे हुआ करता था। हाँ, नरेंद्र मोदी का आप ये चीज़ कह सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बने 2002 में, उसके बाद से उन्होंने उस ग्रोथ रेट को मेंटेन रखा। ऐसा नहीं कि मोदी के आने के बाद से जो है गुजरात में ग्रोथ रेट बढ़ा,
अगर आप 1990s का ग्राफ देखेंगे तो उस टाइम पे हिंदुस्तान के ग्रोथ रेट से उसका ग्रोथ रेट, गुजरात का ग्रोथ रेट काफ़ी आगे हुआ करता था। जब बात हिंदुस्तान की चल गई है तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी डेमोक्रेसी हैं, भारत का एक चीज़ का हमेशा तारीफ किया जाता है कि साल 1991 से लेकर 2011 तक, माने ये 20 साल भारत का ग्रोथ रेट लगभग 7% से ऊपर रहा है। ये इतनी बड़े लार्ज डेमोक्रेसी में पूरे दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। जब आप 7% से ऊपर ग्रोथ रेट रखते हैं, मतलब कि आपने काफ़ी सारे जॉब्स जनरेट किए, बहुत सारे जॉब जनरेट किए, तो लोगों के हाथ में पैसा आया, फिर उन्होंने कंजम्पशन किया, और उसके बाद जो है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बूस्ट होता है। तो इसीलिए ग्रोथ रेट का हमेशा हाई रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। आज चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल का तारीफ होता है उसमें उन पर बार बार उनका ग्रोथ रेट का ही जिक्र होता है। 10%, 11%, 12% का ग्रोथ रेट जो है चाइना का देखने को मिला। अब मैं आखिरी बात एक बता दूं, अगर जब बात गुजरात मॉडल की हो ही रही है तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब बीजेपी सत्ता में आई गुजरात में, तो गुजरात पे टोटल कर्जा 10,000 करोड़ का था। 10,000 करोड़। अभी पिछले साल, मतलब इसी साल जो है सीएजी ने कहा है कि अब गुजरात का टोटल कर्जा 3,08,000 करोड़ से ऊपर है। 3,08,000 करोड़ से ऊपर। इसी पे उसने सीएजी कहा था कि अब उसको कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो गुजरात डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। ये हाल है, मतलब उसने 3,08,000 करोड़ से ऊपर का उसका कर्जा है गुजरात का। तो इसीलिए मैं आपसे इसी कहता हूँ। और जब गुजरात की बात आ गई तो वहाँ के एक बड़े व्यापारी गौतम अडानी के बारे में बता दूं कि उनका कर्जा टोटल बैंक का 2,65,000 करोड़ का है, गौतम अडानी का। तो अगर आप गुजरात का बात करें कि वो मॉडल स्टेट है या नहीं है, तो कुछ चीज़ों में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ चीज़ों में उसका परफॉर्मेंस लेस देन एवरेज है। तो उसको हम एक मॉडल स्टेट हिंदुस्तान का तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी, जहाँ पे बहुत रिच इंडस्ट्रियल स्टेट भी है और एग्रीकल्चरल स्टेट भी है, इनका एक मिक्स मॉडल होना चाहिए हिंदुस्तान का। ये गुजरात मॉडल जो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गुजरात मॉडल को अगर देश का मॉडल मानते हैं, फिर इस काफ़ी अच्छा इससे कई चीज़ों में केरल हैं या तमिलनाडु हैं या महाराष्ट्र है। तो हमें इन सब चीज़ों पे एनालिसिस करना चाहिए और यही चीज़ देखना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान इस बेसिस पे चलता रहा कि कुछ स्टेट काफ़ी डेवलप हो गए और बाकी सारे स्टेट जो हैं डिप्राइव्ड हो गए, वहीं के लोगों को मजदूर बन बन के दूसरे जगह पे जाना पड़ा, तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि बाद में रिवोल्ट हो सकता है इस चीज़ को लेकर। और फिर क्या होगा कि स्टेट बाय स्टेट जो है लड़ाई होगा, क्योंकि कोई कहेगा तुम बहुत सारे रिसोर्स लिए हो, मेरा ही रिसोर्स हो के तुम इतने अमीर हो गए, हमारे राज्य को मजदूर राज्य बना दिए। इसलिए हिंदुस्तान को अगर ग्रो करना है तो ज़रूरी है कि मीन्स एक बैलेंस के साथ ग्रोथ किया जाए। सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से उठा के गुजरात में न डाल दिया जाए। अगर महाराष्ट्र से एक तो पहले निकालिए नहीं, निकालिए तो वैसे दूसरे स्टेट में शिफ्ट कीजिए जहाँ पे कि इसकी एक्चुअल ज़रूरत है, लोगों को काम मिले और लोग जो हैं ये दिहाड़ी मजदूरी के लिए जो है बिहार छोड़ के या यूपी छोड़ के गल्फ कंट्री न जाए या भारत के दूसरे राज्यों में नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो गुजरात का एक्चुअल रियलिटी और भारत का जो एक्चुअल रियलिटी है वो लोगों को पता चले। थैंक यू।